गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं रामवत सिंह, अप्रूव सर्वेयर एंड लॉस एसेसर, यूपी इसला चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी, मोटर सब कमेटी। आज आपके बीच में एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स से रिलेटेड 3 केस स्टडीज़ पे डिस्कस करेंगे। बाकी केस स्टडीज़ बहुत हैं और ये केस स्टडीज़ इनका एक बार हमारा 2016 में इलाहाबाद में नेशनल सेमिनार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर का था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंस म्यूजियम में हुआ था, उसी पे आधारित है और उन्हीं में से लिया हूँ। और वो मैं वहाँ पे जो लोगों ने अटेंड किया होगा काफ़ी इसके विषय में जानते होंगे, मटेरियल भी उनके पास होगा। और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें, और नए लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स हैं। एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स में आपने देखा था कि प्रॉक्सिमेट काज होना चाहिए। प्रॉक्सिमेट काज क्या है उसके विषय में भी जाना। फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रॉक्सिमेट काज इज एक्टिव, डायरेक्ट, efficient cause of loss in insurance that sets in motion an unbroken chain of events which bring about damage, destruction or injury without intervention. A new or independent force, also called direct cause. New and independent force, also called डायरेक्ट कॉज। डायरेक्ट कॉज यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस चेन है और एक्सटर्नल मीन्स है। इंडिपेंडेंट फोर्स कोई भी कहीं से भी आया लगा और उन सब का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, वही प्रॉक्सिमेट काज है। एडमिसिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड inadmissibility of insurance liability in under mentioned situation needs lucid explanation. नीचे जो केस स्टडी है उसके लिए दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एडमिसिबल कहाँ पे है, एडमिसिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड इनएडमिसिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस लाइबिलिटी इन अंडर मेंशन्ड सिचुएशन। वो अंडर मेंशन सिचुएशन में पहला देखते हैं, पहला क्या है। पहला है पैनल हुड ऑब्लिक बोनट इन रनिंग कार गार्ड ब्लोन ओपन एंड हिट द विंडशील्ड ग्लास टू ब्रेक इट। आप समझे नहीं, बोनट खुल गया और विंडशील्ड को डैमेज कर दिया, बोनट भी डैमेज हुआ। दिस लेड द डैमेज टू विंडशील्ड ग्लास एंड पैनल हुड बोनट। अब इसमें एडमिसिबिलिटी, इनएडमिसिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस लाइबिलिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे, इस विषय में जो स्टडी है उस पर चलते हैं। पैनल हुड बोनट ऑफ एनी कार कैन बी ब्लोन ओपन इन 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस हैं जिसमें वो ओपन हो सकता है। नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ यूजर ड्राइवर बाई नॉट लॉकिंग द बोनट हुड, बोनट हुड को नहीं लॉक किया। इन सच टाइप ऑफ केसेस बोनट ऑब्लिक हुड not properly pressed or locked gets blown open due to air pressure of opposite direction, including filled air. Air fills inside the bonnet and engine gap portion due to gap at front and sides by not locking the bonnet. बोनट को नहीं लॉक किया गया तो इंजन और बोनट के नीचे बहुत गैप रहता है, वो एयर भर लेता है। Air fills inside to the bonnet and engine gap portion due to gap at front and sides by not locking the bonnet. Here in this case, negligence or willful act is not covered as per the policy terms and conditions. अगर आपने बोनट लॉक ही नहीं किया और उसको सही से दबाया नहीं तो नेग्लिजेंस आ गया है, तो ऐसी कंडीशंस में इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि वो एक्सीडेंट आपके विलफुल नेग्लिजेंस से हो गया या आप गलती से हो गया। आपकी गलती एक्सेप्ट हो जाती है लेकिन विलफुल नेग्लिजेंस नहीं एक्सेप्ट है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो दूसरी कंडीशन में देखते हैं। सम ओल्ड व्हीकल्स आर मोर यूज्ड व्हीकल्स may have
lever latch related wear and tear cases are ills. Unlocking problems. Their lever latch got easily unlocked. Example, say Maruti car, any model car bonnet got blown open while vehicle was in speed. On examining, it was observed that its bonnet area oblique size where filled air inside the opposite direction wind at front developed pressure to lift the lever. As a result, bonnet got blown open and hit the windshield glass. In the case, wear and tear design of the bonnet lock is the reason and its oldness that developed more play in the lever latch. So B should refer to the peril. Accident external means the external air is the reason but proximate cause is the design fault wear and tear. So no insurance liability in the case, reason being the accidental external means should be undesigned, unexpected. Presumptions by the manufacturers of the cars and insured as well should be taken to cope up all the aspect of the vehicle going to play on the road. अगर आप गाड़ी को सड़क पे ले जा रहे हैं तो आप सब चीज़ों को देख करके दुरुस्त करके रखते हैं, तभी तो गाड़ी चलती है. तो वो भी एक पोर्शन है जो आपको ड्यूटी टू पे अटेंशन की उसे अदा करेंगे. और अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ पुरानी गाड़ियां, इसमें कहने का मतलब है कुछ पुरानी गाड़ियां हो जाती हैं, उनके लीवर और लॉक घिस जाते हैं और पूरी तरह से वो बंद नहीं होते हैं या बंद भी होते हैं, तो एयर के प्रेशर से स्पीड में चल रहे हैं, सामने चल रही है, उधर से भी एयर आती है और इधर भी एयर होती है, वो एयर प्रेस कर देती है, नीचे वाली एयर और प्लस सामने की एयर प्रेस कर देती है, बोनट ब्लोन ओपन हो जाता. और ऐसे समय में अगर यहाँ नेग्लिजेंस किसी भी तरह से साबित इंश्योरेंस कंपनी कर देती है तो वो क्लेम पेएबल नहीं है. और आज की गाड़ियों में ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि आज की गाड़ियाँ बोनेट की जो डिज़ाइन है और जो सामने से फिटिंग का डिज़ाइन है वो बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है. उसमें हो ही नहीं सकता है जब तक कि आपका नेग्लिजेंस ना हो. अब दूसरी केस स्टडी में चलते हैं. अपॉन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑन ए टर्न, a container body hit the cabin of a prime mover to damage it. B should refer to the design validation of the commercial load body. जो कमर्शियल गाड़ी है, कंटेनर अलग होता है, हार्ट्स अलग होता है या प्राइम मूवर अलग होता है. प्राइम मूवर पे कार्नरिंग में वो टच होने वाली बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ, केबिन को जो ना बॉडी टच कर गई, ऐसा डिज़ाइन के हिसाब से असंभव है. लेकिन इस पे हम बहुत विधिवत स्टडी करते हैं तो देखते हैं अभी आज भी जो डिज़ाइन हो रही, पहले भी जो डिज़ाइन हुई थी, उन सब में सारे फैक्टर लिए गए थे जो कि कार्नरिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है. लेकिन अगर हो रहा है तो हुआ है ऐसा कोई, तो उसमें आपकी क्या एनालिसिस होगी वो समझते हैं. कमर्शियल लोड बॉडी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स. Objectives of the validation of design of commercial vehicle load body for model stiffness and strength point of view, the preliminary design is carried out as per relevant standards and modeling is done using CAD tools. computer aided designing tools से होते हैं. And finite element modeling of the load body and frame component is done in hypermesh using cell elements. Rivets and bolts are modeled using beam element of approved diameter. Model analysis of the load body is done in free condition. Stiffness analysis is done to find out the torsion stiffness, vertical bending stiffness and torsion bending stiffness of the load body. Further, it has to be analyzed for the strength criteria for the critical load cases and such as the hydrostatic load case, bump, braking, acceleration, cornering, service load case, front single wheel port hole braking, front double wheel port hole braking, rear single wheel port hole braking and rear double wheel pole braking. मीन्स आगे भी पीछे भी सिंगल वाले डबल वाले, पीछे भी सिंगल वाले डबल वाले,
रिवेट्स लगाए जाते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सर्वेयर क्या देख सकता है, सर्वेयरों को देखना है। बी एज ए सर्वेयर एंड लॉस असेसर शुड रेफर टू द स्टेट ऑफ डिजाइन and the free condition of the load body, either loaded or unloaded condition, braking on turn, means cornering stage of cabin and load body normally cannot touch the cabin as designed। जैसा डिजाइन किया जाता है, आप समझिए कि जब बनाया जाता है तो लोड बॉडी को लगा करके विदाउट लोड और लोड की कंडीशन में टेस्ट करते हैं। दूसरा नंबर वो डिजाइनिंग भी जो वो गैप रखे जाते हैं वो डिस्टेंस को भी फिक्स किया जाता है, और ये प्रॉपरली इंजीनियरों द्वारा डिजाइंड बनते हैं। ऐसे नहीं है सिंपली हम नहीं कह सकते हैं कि वो कॉर्नरिंग इफेक्ट में आकर के लग सकता है। सी द व्हीकल डायनेमिक्स, और व्हीकल का डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, वो चलती जैसे है उस पर देखते हैं। दी लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर क्या है, किसी चीज़ को हम फेंक देते हैं चलते रहते हैं, या चल रही तो चलती रहती है, आगे की तरफ चलती है। लाइक एवरीथिंग अराउंड अस वी आर ऑल अफेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द नेचर, दीज लॉज इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करते हैं इसको समझिए। वी डोंट फॉल ऑफ द प्लानिट, प्लानिट पे हम ऐसे गिर तो नहीं जाते हैं। इफ वी थ्रो समथिंग इट विल कीप गोइंग स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम अस, अगर हम कुछ चीज़ भेजते हैं तो ये नेचर का नियम है कि वो आगे जाएगी ही जाएगी, जाती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। वो फोर्स लगेगा तो रुक जाएगी, नहीं तो नहीं रखती है, वो कीप ऑन गोइंग। वो लॉज हैं, 3 लॉ हैं, आप सब जानते हैं। इफ वी थ्रो एंड ए पर्सन वॉकिंग इन टू tree will probably injure himself, but a person running into a tree will insure himself more out of proportion to his increase in speed। यहाँ ये दे रहा है कि ए पर्सन वॉकिंग इनटू ए ट्री, पेड़ पर चल रहा है, विल प्रोबेबली इंज्योर हिमसेल्फ, गिर ही जाएगा, कहीं ना कहीं गिरेगा ही। बट ए पर्सन रनिंग इनटू ए ट्री विल इंश्योर हिमसेल्फ मोर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू हिज इंक्रीज इन स्पीड, अपना वो उसमें बाधा पड़ेगी, प्रतिबाधा पड़ेगी, क्योंकि पेड़ों के बीच में चल रहा है और पेड़ पर चल रहा है, दोनों में अंतर है। पेड़ पर चल रहा है तो वो गिरेगा, और पेड़ों के बीच में चल रहा है तो उसकी स्पीड पे रुकावट होगी। इफ़ यू वंडर ऑन द आइस यू स्टैंड रियली ए गुड चांस ऑफ फॉलिंग ओवर, अगर वो आइस पे भी आप चलोगे तो पक्का है कि आप गिरोगे, गिरेंगे, और नियम है फ्रिक्शन लॉ। अपॉन अप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, अब वो केस में चलते हैं जिस केस के लिए दे रहा है कि कार्नरिंग इफेक्ट कैसे हुआ। अपॉन अप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑन ए टर्न कार्नरिंग इफेक्ट एज डिजाइन proposes that load body will not touch the cabin rear unless there is a mechanical failure in load body। अगर लोड बॉडी में कोई मैकेनिकल फेलियर होता है तभी वो टच कर सकता है। रियर एक्सटर्नल मीन्स, पीछे से कोई एक्सटर्नल मीन्स लगता है, या रियर फोर्स प्रेशर बाउंड द लोड बॉडी टू गो फॉरवर्ड बियॉन्ड द डिजाइन गैप, डिजाइन जो गैप है उस डिजाइन गैप को और भी कंपैक्ट करने के लिए वो आगे बढ़ता है। अगर पीछे से कोई फोर्स लगते हैं तो, या कोई एक्सटर्नल मीन्स लगता है तो। हियर व्यू इज वेरी क्लियर दैट सच केसेस आर नॉट एडमिसिबल, इस तरह के केस इंश्योरेंस की लायबिलिटी में नहीं आते हैं। द पेरिल एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स कार्नरिंग एंड ब्रेक दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर स्टैंडर्ड फैक्टर ऑफ डिजाइन, अगर वो डिजाइन के फैक्टर को हम लेते हैं, स्टैंडर्ड फैक्टर को लेते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो इनएडमिसिबल होगा। If load body hits the cabin on turn, there might be a violation of standard gap between cabin and the load body। अगर वो टच कर रही है तो इसका मतलब है कि डिजाइन में कोई न कोई कमी होगी, कहीं न कहीं से कुछ गैप को कम किया गया है, या कम है या गड़बड़ है, ये एक फैक्टर है। दूसरा, काज में भी ड्यू टू मैकेनिकल फेलर, बॉडी के में कोई मैकेनिकल फेलर हो गया है जिसकी वजह से लोड बॉडी आगे को बढ़ रही है, उससे हो सकता है कार्डिंग इफेक्ट होगा, तो उसमें वो जब लगेगी तो जिस वजह से हुआ है वो तो छूट जाएगा और वो मिलेगा। इफ द लोड बॉडी कैन हिट द केबिन रियर वॉल आल्सो बाय द रियर पुश फोर्स दैट काजेज मैकेनिकल फेलियर ऑफ लोड बॉडी हिट एट रियर अपर पोर्शन एंड इट्स केबिन साइड पोर्शन प्रेस्ड फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, बट दिस इज वेरी क्लियर एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स। इनका कहने का मतलब ये है कि ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद जो भी गैप है उस गैप
को जो ना डिजाइन ऐसा किया जाता है कि इतना लोड बॉडी आएगी, इतना नहीं आएगी। वो जो है ना इसको भी एक्सीड कर करके वो टच कर गई। जब टच कर गई तो इसका मतलब है कि कोई न कोई फेलर था, कोई न कोई रीजन था, और उन एक्सटर्नल फोर्स था, रियर वाला था। तो अगर वो केबिन पे लग गया तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा, लेकिन जो फेलर था वो एक्सीडेंट में उसको वो एडमिसिबल नहीं होगा, और ऊपर का एडमिसिबल हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन ये डिज़ाइन के हिसाब से असंभव लगता है, लेकिन फेलर के हिसाब से वो संभव हो सकता है, और कोई रीजन जो वो पड़ जाते हैं तो उनसे संभव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक केस और है, छोटा सा ही केस है, इसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ सडन ब्रेक्स, अचानक ब्रेक लगाने से द हेड ऑफ ए को ड्राइवर बैठा हुआ आदमी, ड्राइवर हिट द विंडशील्ड ग्लास फ्रॉम इनसाइड लीडिंग इट्स ब्रेकेज। ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद ड्राइवर का हेड लग गया या को ड्राइवर का हेड लग गया, हाथ लग जाता है, हेड लग जाता है, वो ग्लास टूट जाता है, शीशा टूट जाता है। तो इस पे हम अपने व्यू देखते हैं और समझते हैं, और इंजीनियरिंग ढंग से भी देखते हैं, साइंस के हिसाब से भी देखते हैं। व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड टू ए रनिंग व्हीकल, द व्हीकल स्टॉप्स इन ए प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेक। हियर लॉ ऑफ नेचर एक्ट ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक। Vehicle stops but the driver and co-driver body are any unmounted, flexible, कोई भी unmounted और flexible accessory inside or outside of the car will keep moving। ब्रेक लगाया, आपने सीट बेल्ट पहना हुआ, सब कुछ पहना हुआ, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आएगा, और गाड़ी तो रुक रही है। जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, जैसे बैठा हुआ आदमी है और रखा हुआ सामान है, उसकी टेंडेंसी मूविंग की होगी। जो इस स्पीड में वो मूव कर रहा है तो उसी स्पीड में वो मूव करने की कोशिश करेगा। ये नेचर है, नियम है और लॉ है। विल कीप मूविंग हेड इन द सेम स्पीड एज इट वाज, विल इम्पैक्ट द बॉडी टू हिट द विंडशील्ड ग्लास इन फ्रंट। हियर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशंस विल एक्ट। यहाँ पे स्टैटिक मीन्स बैठे हुए की, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट की, दोनों ला लगेंगे, दोनों कानून लग जाए, दोनों इसमें रूल्स लग जाते हैं। और उसे हम समझते हैं, इन द केस क्लेम इज एडमिसिबल ऑन द ब्रेक्स इफ अप्लाइड टू सेव द एक्सीडेंट कोलिजन विथ सम अदर व्हीकल इन फ्रंट और एनी अदर लिविंग और अनलिविंग हेड, वेयर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आर मैंडेटरी। इसका मतलब यह है कि सामने कोई गाड़ी आ गई, कोई आदमी आ गया, कोई जीव है, निर्जीव है, कोई भी चीज़ आ गई, उससे बचने के चक्कर में ब्रेक लगाया तो वो ब्रेक वाजिब है, और ये एक्सीडेंट भी एडमिसिबल है और क्लेम भी बनेगा। द एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स इन दिस केस इज ए ट्रैफिक रूल और द ऑब्जेक्ट व्हीकल लिविंग बीइंग सडनली केम इन फ्रंट प्रॉक्सिमेटली काज टू अप्लाई द ब्रेक। वो प्रॉक्सिमेटली काज किया ना, आया और प्रॉक्सिमेटली काज किया, उसकी वजह से ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक लगाने की वजह से जो आपका डायनेमिक मूवमेंट है और स्टैटिक जो पोजीशन है रहने के लिए, उनकी वजह से आपका हेड, सिर, हाथ कुछ भी लगा और शीशा टूट गया। तो इसमें कवर है। इसी में एक पार्ट बी करके है, द गर्डर लोडेड इन ए गुड्स कैरिंग व्हीकल ब्रोक लूज ऑफ द फास्टेनर्स shifted forward leading to damage break the back wall of the cabin। ट्रक है, ट्रक में गर्डर आपने देखा होगा, गर्डर बांध के रखते हैं, टाई किया जाता है ढंग से, और ढंग से टाई करके अगर लंबे सफर में जा रहा है तो ढंग से टाई करेगा। वो खिसक करके केबिन को डैमेज कर देता है, उसके साथ बॉडी में लगा हुआ है, बॉडी के साथ वो खिसक करके आगे बढ़ करके ऐसे ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल स्थिति में सामने से, और वो टच कर देता है, तो टच करके जो है ना केबिन को डैमेज कर देता है। द गर्डर लोडेड इन ए गुड्स कैरिंग व्हीकल ब्रोक लूज ऑफ फास्टेनर्स शिफ्टेड फॉरवर्ड लीडिंग टू डैमेज ब्रेक द बैक वॉल ऑफ द केबिन। द गर्डर लोडेड ऑन ए गुड कैरिंग व्हीकल broke loose of fasteners, shifted forward and damaged the cabin. Back wall needs proper investigation of the fastening rope chain, and it is also understood that no one will do negligence in fastening the girder for carrying it to a far place
So in case girder if damaged, the cabin over secured fastening after broke opening should be considered as an accident external means, and no negligence at the part of a road safety and load carrying rules applicable. इसमें आपने बिल्कुल ढंग से विधिवत बांध करके, तैयारी करके, टाई करके, चैन से, रोप से, जिससे भी बांधा हुआ है वो प्रॉपर बांधा हुआ है और बहुत रास्ता सफ़र कर चुके हैं, और वो बीच में किस वजह से कैसे लूज हो गया, टूट गया, लूज हो गया या टूट गया, और टूट हो जाने के बाद गर्डर जो ना केबिन को धक्का दे देता है तो केबिन डैमेज हो जाती है। ऐसी हालत में ये एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स ही है, क्योंकि कोई भी आदमी गर्डर ऐसे ही नहीं छोड़ करके ले जाएगा कि वो 10 किलोमीटर भी नहीं चला पाएगा, 5 किलोमीटर भी नहीं चला पाएगा। उसे 1000 किलोमीटर लेके जाना है तो वो प्रॉपर बांध के ही ले जाएगा, और प्रॉपर रोप में, चेन में, वायर से सब कुछ करके बांध करके ले जाएगा। आज ये हमने जो केस स्टडीज़ दी, ये नॉर्मल कोर्स में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो नए नए हमारे सर्वेयर बने हुए हैं और जिन्हें समझना है ऐसे ऐसे केस आते हैं, उनको एक्सटेंट एक्सटर्नल मीन्स के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेटली काज के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेटली कैसे काज्ड हुआ उसको समझने के लिए मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और नए सर्वेयरों को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।